सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो आज कुछ नया होने वाला वीडियो में। नया क्या होने वाला है, तो आज हम लोगों के बीच एक नए स्टूडेंट आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बिहार से। तो उसके बारे में भी हम खुद नहीं बोलेंगे, वो आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो पहले आप अपने नए दोस्त से मिल लीजिए, फिर आते हैं आज का क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो यही मैंने देख के बोलेंगे तो कैमरा में, हाय फ्रेंड्स, हमारा नाम है बाबूलाल पांडे और हम कल को आए हैं बिहार से टेनवा पकड़ के। हम कहा हुआ ना, सही पर देखे कि सर का वीडियो देख रहे थे तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो हम सोचे कि हम जैसा मत बुद्धि को ना सर ठीक कर सकते हैं, नहीं तो फेलवा हो जाएंगे। तो वही बाबूजी हमको गैया चराने दे देंगे। तो हम सोचे कि ना ये रिस्क नहीं लेंगे, हम पढ़ाइए कर लेते हैं थोड़ा। तो सर के पास आ गए। तो अब अभी बतवा नहीं करेंगे, बाद में बतवा करेंगे, आप लोग बाद में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको बबुआ बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए और बिना देरी किए हम और बबुआ मिल करके आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनील हम लोग पढ़ रहे थे। उस सेल ऑर्गेनील के लेक्चर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइका सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, माइका सर? आपको पता है सर, हमारी जो झुमझुमिया है ना सर, वो मायके में ही है सर। फोनवा पे बात होता है सर, इसलिए तो आए हैं कि तनी पढ़ लेंगे ना सर, तो शादियाँ कर लेंगे, उसको सरलवा लेके आ जाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बहुत सुंदर लड़की है सर, क्या बोले। माइका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। तुमको बहुत शादी का जोश छपा हुआ है, चुप रहो, ज़्यादा बकवास नहीं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ आया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम लोगों के सेल में एक सेल का बहुत ही मेन ऑर्गेनील है, बहुत ही मेन पार्ट है, जो क्या करता है, जो हम लोग पिछले क्लासेस में भी हम लोग इसको जानते थे, इसके बारे में पढ़े कि वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, सेल का पावर हाउस है। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम, पहले नाम पे आते हैं। सबसे पहले कोई भी साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम को समझना जरूरी होता है। तो नाम में अगर देखिएगा तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दो वर्ड से। एक है माइटो, एक है कॉन्ड्रिया। बबुआ समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब क्या होता है, रस्सी। क्या होता है, रस्सी। ओके, रस्सी। और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल क्या होता है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का जब स्ट्रक्चर पूरा देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि गोल आकार के अंदर कुछ थ्रेड्स लिपटा हुआ है। थ्रेड्स किसको बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको थ्रेड के रूप में ऐसा मतलब अपीयरेंस में लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए साइंस में अगर बहुत सारा, अगर कोई सेल में अगर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक साथ बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब किसी सेल में बस एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जब सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर एंड प्लूरल हम लोग जानते ही हैं। तो सिंगुलर इसका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियन। और जब बहुत सारा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब आते हैं इसका डिस्कवरी के ऊपर। क्योंकि किसी भी एग्जाम में, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो हम लोगों को डिस्कवरी याद रखना बहुत जरूरी है कि उसको डिस्कवर किसने किया। बबुआ तुम भी बहुत ध्यान से सुनो, डिस्कवर करोगे, डिस्कवरी याद रखोगे तो कहोगे एक नंबर मिल जाएगा। जी सर, बुद्धिया में घुसा के रखेंगे, चिंता नहीं करिए, सब लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलो, तो इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर किया एंटन वन कॉलिकर ने डिस्कवर किया इसको। ये फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख पा रहे हैं, इसमें दो मेम्ब्रेन है। कितना मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब पहले आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एक बहुत ही स्मूथ टाइप का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल, परमिएबिलिटी का जब हम लोग बात कहाँ पे पढ़े हैं,
जब हम लोग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे तब हम लोगों ने परमेएबल वर्ड सुना था। तो परमेएबल क्या होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमेएबल होता है। कैसा, फ्रीली परमेएबल, मतलब क्या कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स इसमें आसानी से अंदर बाहर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये पोरस होता है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है। अब देखिए जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि कुछ कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे अंदर बाहर करेगा, तो इसमें भी कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोरिन्स। क्या बोलते हैं, पोरिन्स। तो पोरिन्स क्या है, वो कुछ चैनल प्रोटीन्स है जो क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में रहता है, इस आउटर मेम्ब्रेन में रहता है, जो बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने में मदद करता है। अब आते हैं इसका इनर मेम्ब्रेन पे। जैसा कि ये डबल मेम्ब्रेन है, हाँ, तो इनर मेम्ब्रेन पे आते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। इसके ऊपर में हम लोग आते हैं एक करके, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और कौन से सेल के, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब पावर है, बहुत ज्यादा पावर जनरेट करता है, मतलब इस घर में बहुत सारा पावर। मतलब देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है। इन द सेम वे सेल को भी अगर कोई काम करना पड़ता है, अगर सेल को भी कोई काम है तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो इस पावर हाउस से लेगा, उस एनर्जी को लेगा और अपना काम, अपना फंक्शंस करेगा। अब आते हैं इसका शेप और साइज के ऊपर। तो ये मेनली रॉड शेपिड भी हो सकता है, रॉड टाइप का, स्पेरिकल टाइप का, और आपका सिलेंड्रिकल टाइप का इसका शेप्स हो सकता है, ये वैरी करता है। और इसका साइज की अगर बात करें तो ये 0.2 mm से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक का ये साइज में होता है। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। कैसा ऑर्गेनील है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। और ये क्यों है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्या इसका इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, फोल्डेड होता है। देखिए आप यहाँ पे फोल्डेड दिखाई दे रहा है, तो ये फोल्डेड क्यों होता है, फोल्डेड होने का कारण भी है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और इस फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, इसमें हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होता है, ठीक है। अगर आप इनर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन से कंपेयर करिएगा तो क्या होगा, अगर इसको आप बाहर निकाल दीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो छोटा हो गया इनर मेम्ब्रेन के सामने, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। तो क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाता है इसको हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फोल्डेड होता क्यों है। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अच्छा बबुआ तुम बताओ, तुम जब बिहार से आया पढ़ने के लिए तो क्या किया, बैग में कैसे मतलब कैसे करके कपड़ा लाया। सर अब क्या बताए सर, जब आ रहे थे ना सर तो ट्रेनवा का टाइम हो गया था, तो बक्सा में जो भी अटैचिया में कपड़ा था सब ठूस दिए सर, फोल्ड करने का टाइम किधर था सर, सब ठूस दिए सर। क्या करें सर, घुसा भी नहीं सर, तो छोड़ के आ गए सर वहीं पे। अब सर आप ही 3-4 कपड़ा किन दीजिएगा ना सर, तो अच्छा लगेगा सर, थोड़े घूमेंगे यहाँ। यही ना तुम गलती कर दिया, तुमको एक बार में एक भर के लाने कौन बोला। अगर तुम फोल्ड करके लाता तो क्या होता, फोल्ड करके लाता तो तुम्हारा स्पेस बढ़ता ना। अब तुम ऐसे घुचिया फुचिया करके रख दोगे तो कैसे स्पेस बढ़ेगा। 4-5 को कपड़ा लेके आए हो, हम तुम्हारा कपड़ा यहाँ पे खरीदने वाले नहीं है, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ पढ़ाएंगे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ ना करेंगे। हाँ, तो इस पे आते हैं। तो क्या हुआ, जब जैसे कि बबुआ क्या किया, कपड़ा ऐसे धूस पूछ करके ला दिया अटैची में, हाँ, तो क्या हो गया, उसका जगह, कपड़ा रखने का जगह कम हो गया। लेकिन अगर हम लोग वही कपड़ा को अगर फोल्ड करके अच्छे से तैयार करके रखेंगे तो क्या होगा, जगह तो उसको ज्यादा मिलेगा, उसमें बहुत सारा कपड़ा अट सकता है। तो इन द सेम वे ये फोल्डेड, ये जो क्रिस्टी जो फोल्डेड होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये अंदर में सरफेस एरिया बढ़ा सके। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ा सके, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जगह मिल सके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एरिया मिल सके, क्योंकि यहीं पे एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेसिस मतलब क्या, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हम लोग जानते हैं एटीपी सिंथेसिस होता है। और यही एटीपी क्या होता है, एनर्जी, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो यही एटीपी सिंथेसिस होता है और ये क्या करता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। इसलिए ये फोल्डेड इसलिए होता है क्योंकि आपका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन
करने का जो एरिया ज़्यादा मिलेगा, इससे एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये समझ गए, आउटर मेम्ब्रेन समझ गए, इनर मेम्ब्रेन समझ गए। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बीच का स्पेस। अब आते हैं ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के अंदर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स में बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ये आपको देख पा रहे डीएनए होता है। अब मैंने आपको बोला था कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल? क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है। हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया, इस ऑर्गेनेल में इसका खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये खुद अपने आप अपना प्रोटीन बनाता है और क्या करता है, रेप्लिकेशन, अपना खुद का रेप्लिकेशन करने में ये सक्षम होता है। ठीक है, तो इसका डीएनए कैसा होता है? क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोज होता है। हम लोगों का ओपन होता है, न्यूक्लियस में अगर देखिएगा तो ओपन होता है, हाँ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो क्लोज होता है, सर्कुलर होता है। ओके, अब देखिए इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं, राइबोसोम्स क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और इसके अंदर F1 पार्टिकल्स होता है। F1 पार्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसका नाम आप याद रखिएगा। आपका क्या होता है, जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स दोनों सेम चीज है। अब ये करता क्या है? ये आपका कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, कुछ सिंथेसिस करता है एंजाइम, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेज। ये क्या है? एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है। और वो कैसा एंजाइम है? वो ये एंजाइम क्या करता है? एंजाइम आपका एटीपी सिंथेसिस करवाने में मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करता है। अब देखिए एनर्जी प्रोडक्शन होता कैसे है? एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होने का कारण क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, तो वो जब सांस अंदर जाता है, जब वो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो वो क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको क्या करता है? इन सबको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और तोड़कर क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने से क्या होता है? वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी है। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। हाँ, तो ये एटीपी सिंथेसिस किया, एटीपी सिंथेसिस किया। ओके, एटीपी सिंथेसिस करने के बाद मतलब क्या? वो एनर्जी बनाया, और क्या क्या? कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज आउट कर दिया। तो इस तरीके से आपका एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोडक्शन करने में मेन रोल प्ले करता है। अब इसका फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में यहाँ पे आप सिंपल सा देख पा रहे हैं कि ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्योंकि पावर हाउस क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये पावर जनरेट करता है। जैसे आपका बहुआ का पावर है, बहुत ज्यादा पावर, खा पी के तगड़ा पगड़ा हो गया, बॉडी वॉडी बना रहा है। हाँ सर, तनी बनाना पड़ेगा ना सर। अब हम क्या करें? ससुरा एक जन बोला हमको बिहरवा में कि साला बॉडी बनाने से ना झुमझुमिया इम्प्रेस हो जाएगी, तो सर हम बनाने लग गए सर। पावर आना चाहिए ना सर, इसलिए हम बनाने लग गए सर। सर क्या करे, प्यार का मामला है, पावर बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब आते हैं ये क्या है? साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कैसा मतलब ये जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जगह होता है जहाँ पे साइट होता है, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो सांस लेना सांस छोड़ना, ये हम लोग का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन जो सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, वो टूटता है, उससे एनर्जी बनता है, फिर उससे वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये क्या होता है? आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? साइट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो आपको क्या करता है? वही एटीपी से क्या होता है? जितना भी बॉडी का जितना भी फंक्शंस होता है, जितना भी बॉडी में जिस रेप्लिकेशन का काम हो गया, अलग अलग जो सेल का फंक्शन होता है, वो यही एटीपी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो काम होता है। और देखिए 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल का जो 90% एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही आपका बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो
ये था हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम आपको दो फैक्ट बताने वाले हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये मसल सेल में, हार्ट मसल सेल्स में या फिर मसल सेल्स में ये ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है और आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। अब ये आरबीसी रेड ब्लड सेल में क्यों एब्सेंट होता है और इसमें क्यों प्रेजेंट होता है, इस पे हम लोग आते हैं। तो बबुआ बताओ, काहे ये मसल सेल में प्रेजेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और आरबीसी में एब्सेंट होता है, बताओ तो ज़रा। सर हमको क्या पता ये काहे सर उसमें है काहे नहीं है। सर मसलवा का शायद बहुत मसल वाला होगा तो सर वो बोलेगा मसल देंगे तो डर के मारे सब उसी में घुस गया ससुरा। और आरबीसी वाला बड़ी कमज़ोर होगा सर, इसलिए सर कोई आया नहीं उसके पास। सर कमज़ोर के पास कौन आता है सर, आप ही बताइए सर। हैं, यही होगा सर हमको जो लगता है। बारे वाह, तुम ऐसे साइंस पढ़ोगे ना तो हम साइंस भुला जाएंगे, तो ऐसे मत साइंस पढ़ो। रुको हम बताते हैं। अभी देखो ये मसल सेल में बच्चों, अब ये मसल सेल में ज़्यादा प्रेजेंट क्यों होता है? देखो मसल सेल में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि मसल क्या करता है, हम लोग का जो बॉडी का मसल्स है वो बहुत सारा एक्टिविटी करता है। जैसे हम लोग कोई क्रिकेट, कोई स्पोर्ट्समैन है वो अपना खेला खेलता है, ठीक है, तो और कोई हार्ड, मतलब सब लोग काम करते हैं। तो काम किसे, तो यही मसल्स करता है ना, मसल का सेल करता है। हाँ, अब अगर मसल सेल में अगर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मसल में उतना एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से। इसीलिए जो मसल सेल्स होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग जितना भी विगरस एक्सरसाइज है या फिर काम है उसको कर पाते हैं आसानी से। और आरबीसी में ये सबसे मेन पॉइंट है, ये फैक्ट है, आरबीसी में प्रेजेंट क्यों नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज, तो आरबीसी में प्रेजेंट काहे नहीं होता है। तो आरबीसी में नहीं होने का कारण बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा बात आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, किसके साथ बाइंड किया, ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके साथ बाइंड करता है। अब ये अगर समझ जाइए, ये अब ये आरबीसी का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को पूरा बॉडी सेल्स में फैलाता है, पूरा बॉडी, हर बॉडी पार्ट्स में फैलाता है, ऑक्सीजन इसी के थ्रू जाता है हर सेल्स में। अब देखिए अगर आरबीसी अगर वही ऑक्सीजन को अपना लिए यूज करने लगेगा, अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करने लगेगा, अपना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करने लगेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम जाएगा, और ऑक्सीजन का मात्रा कम जाएगा तो जो बाकी बॉडी पार्ट्स में है वहां पे भी कम कम मात्रा में पहुंचेगा, और अगर कम कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचा तो क्या होगा, हम लोग का बॉडी का ही दिक्कत होगा। इसलिए मतलब देखो सिस्टम जो हम लोग के भगवान है, जो अल्लाह है, खुदा है, तो उन लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बनाया है कि कहीं भी मतलब इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है कि हर जगह कहीं ना कोई रीज़न है किसी चीज़ का होने का, नहीं होने का। इसलिए हम लोगों को हमेशा जब भी मौका मिले तो हम लोग के जो गॉड है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग मतलब हम लोग जैसा इतना अच्छा ह्यूमन जो क्रिएशन जो उन्होंने किया है, जो इतना सारा ऑर्गेनिजम्स को बनाया है, जितना पूरा कायनात को बनाया है उन्होंने ही बनाया है, तो हम लोग को कभी भी उनका थैंक भी करना चाहिए। ओके, ये तो स्पिरिचुअल हो गया थोड़ा। हाँ, तो अभी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो वो अपना ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है उसी को मतलब यूज करने लगेगा एटीपी सिंथेसिस में, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम जाएगा बॉडी सेल्स में और वो ठीक तरीके से पूरे बॉडी में नहीं फैल पाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम लोगों के पास और एनर्जी आएगा कि हम लोग आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाए, क्योंकि बबुआ पहली बार आया है तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बबुआ अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप, हम और बबुआ के साथ। बाय बाय।